नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का करने वाले हैं। यह प्रश्न आपके सभी वित्तीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, द्विभाष विधि के प्रवर्तक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉटसन महोदय द्विभाष विधि के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेजी मॉर्विन। यह पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, डाल्टन प्रयोगशाला योजना यानी कि डाल्टन प्लान का आरंभ किस शिक्षा शास्त्री ने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुमारी हेलेन फर्कस ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो और लिखो शिक्षण विधि मुख्य रूप से किस में प्रयुक्त होती है? इसके ऑप्शन है मौखिक रचना में, या निबंध रचना में, या शुद्ध अभिव्यक्ति में, या उपरोक्त सभी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निबंध रचना में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक के निर्देशन में छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा किस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डाल्टन विधि में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्लेषण विधि वाचन शिक्षण की दृष्टि से अधिक उपयोगी है, लेकिन किसके लिए अधिक उपयोगी नहीं मानी जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लेखन शिक्षण के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रश्नोत्तर विधि। अगला प्रश्न है, वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि क्या होती है? वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि क्या होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शब्दार्थ प्रणाली। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपरोक्त प्रणाली कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गीत व अभिनय प्रणाली। यह प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपरोक्त प्रणाली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, किलपैट्रिक। यह प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रवर्तक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मरिया मॉन्टेसरी ने। अगला प्रश्न है, खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के किस पक्ष का शिक्षण किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मौखिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में बैतनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? इसके ऑप्शन है ऋतु लेखन, खेल विधि, या शुद्ध उच्चारण, या विधि लेखन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खेल विधि। अगला प्रश्न है, इकाई योजना निम्न में से किस पर आधारित नहीं होती है? इसके ऑप्शन है उद्देश्य कथन, या प्रस्तुतिकरण, या प्रस्तावना, या मूल्यांकन पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना पर। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अगली कक्षा में क्रमान्वित करना। यह हिंदी में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है। अगला प्रश्न है, व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता मुख्य रूप से किस लिए होती है? इसके ऑप्शन है भाषा को बोलना सीखने के लिए, या भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए, या भाषा को बोलना सिखाने के लिए, या भाषा को समझाने के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संज्ञा शब्द। यह तत्सम शब्द नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
अपनी गलती पर क्षमा मांग लेना उसकी विशेषता है। यह कैसा वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं? अपनी गलती पर क्षमा मांग लेना उसकी विशेषता है। यह कैसा वाक्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरल वाक्य। अगला प्रश्न है, ग्राह्य का विलोम शब्द क्या होगा? इसके ऑप्शन है त्याज्य यानी ताजा, अग्रह या ए और बी दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ग्राह्य के विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, मत्सक मत्सक शब्द का तद्भव रूप क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माथा। मस्तक शब्द का तद्भव रूप माथा है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बादल और नीर के लिए उचित समानार्थी शब्द क्या होंगे? बादल और नीर के लिए उचित समानार्थी शब्द क्या होंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बादल के लिए मेघ और नीर के लिए जल। यह समानार्थी शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हवा का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? इसके ऑप्शन है समीर, नीर, बात या बयार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीर। यह जल का पर्यायवाची होता है, इसलिए समीर और बात, बयार यह हवा के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, जनमत के लिए उचित समानार्थी विकल्प चुनिए। ऑप्शन है प्रजातंत्र, समाज, लोकमत या विचार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोकमत। जनमत के लिए उचित समानार्थी शब्द है लोकमत। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मिथ्या का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसके ऑप्शन है झूठ, बनावटी, दिखावटी या उपरोक्त सभी। मिथ्या का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जैसे कि झूठ, बनावटी और दिखावटी यह मिथ्या के सभी पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट सेट देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है दवानल, जठराग्नि या बड़वाग्नि या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो दूसरों में दोष ढूंढता हो उसे क्या कहते हैं? आलोचक, दूरदर्शी, छिंद्रान्वेषी या दुर्जन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छिंद्रान्वेषी। जो दूसरों में दोष ढूंढता है उसे छिंद्रान्वेषी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जहां जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके ऑप्शन है सुगम या सघन या अगम या दुर्जन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अगम। जहां जाया ना जा सके वहां के लिए एक शब्द अगम्य होगा। अगला प्रश्न है, जिसकी मृत्यु ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? इसके ऑप्शन है अजर, आदि, अंत या अमर। जिसकी मृत्यु ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमर। अगला प्रश्न है, आस्था का विलोम शब्द क्या है? इसके ऑप्शन है संदेह, अनास्था, विश्वास, दुरावस्था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आस्था का विलोम शब्द अनास्था है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भिन्नार्थक शब्द युग्म अपर और अपर का सही अर्थ क्या है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दूसरा और अत्यधिक। अपर का है दूसरा और अपार का सही अर्थ है अत्यधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसके ऑप्शन है रिपु, बैरी, दुश्मन या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है
ऑप्शन डी शत्रु का पर्यायवाची, रिपु, बैरी और दुश्मन, यह तीनों होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से जापानी भाषा का शब्द कौन सा है? इसके ऑप्शन है रिक्शा, सायोनारा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या डी बाल्टी। निम्न में से जापानी भाषा का शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। रिक्शा और सायोनारा यह जापानी भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से पुर्तगाली यानी विदेशी शब्द पहचानिए, जैसे कि साबुन, साबुन, बाल्टी, अलमारी या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पुर्तगाली शब्द साबुन, बाल्टी, अलमारी यह तीनों हैं। अगला प्रश्न है, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है कपटी होना, कम उम्र में होशियार होना, यादृच्छिक शत्रु या बहुत अनुभवी होना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कम उम्र में होशियार होना। पेट में दाढ़ी होने का मुहावरे का अर्थ है। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1992 में नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था? इसके ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, या मिश्रबंधु, या रसाल ने, या विश्वनाथ प्रसाद ने। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिश्रबंधु ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? इसके ऑप्शन है अलंकृत काल, कला काल, या रीतिकाल, या श्रृंगार काल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रृंगार काल। अगला प्रश्न है, कला काल नाम रीतिकाल को किसने दिया था? इसके ऑप्शन है मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, या रसाल, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रसाल ने कला काल नाम रीतिकाल को दिया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन से है? इसके ऑप्शन है भटनी, निपुणका, बाणभट्ट, या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के प्रमुख पात्र भटनी, निपुणका और बाणभट्ट यह तीनों थे। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगरवधू उपन्यास के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, या चतुर्सेन शास्त्री, या मन्नू भंडारी, या प्रेमचंद। वैशाली की नगरवधू उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चतुर्सेन शास्त्री। अगला प्रश्न है, सोजे वतन पुस्तक किसने जब्त कर ली थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हमीरपुर के अंग्रेज कलेक्टर ने सोजे वतन पुस्तक को जब्त कर लिया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नागरिक विचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1893 में नागरिक विचारणी सभा की स्थापना हुई थी। इसका सही जवाब भी है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी अखबार के संपादक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजा लक्ष्मण सिंह। प्रजा हितैषी अखबार के संपादक थे। अगला प्रश्न है, उद्धव उद्धव शतक के लेखक कौन है? उसमें इसके ऑप्शन है सूरदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, या नंददास, या घनानंद। उद्धव शतक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1936 को भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी।
अगला प्रश्न है, अष्टचाप के कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुमनदास, परमानंद दास, सूरदास और कृष्णदास। यह अष्टचाप के कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है, अष्टचाप का जहाज किस कवि को कहा जाता है? इसके ऑप्शन है कुमनदास को, तुलसीदास को या सूरदास को या विठलनाथ को। अष्टचाप का जहाज किस कवि को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सूरदास को अष्टचाप का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कौरवी खड़ी बोली का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, ऐद अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। ऐद अपभ्रंश से किस हिंदी का विकास हुआ है? इसके ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी का, राजस्थानी या पूर्वी हिंदी या बिहारी का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी का। अगला प्रश्न है, महाभोज की लेखिका मन्नू भंडारी ने 1 इंच मुस्कान किसके साथ मिलकर लिखी थी? इसके ऑप्शन है कमलेश्वर, मोहन राकेश या राजेंद्र यादव या अग्रय के साथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजेंद्र यादव के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को हमें सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली ऐसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।